Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss, I'm going to deliver the lecture on elements of business plan. We already discussed few of elements, and the rest of elements we discussed today. इसमें the first जो आपका था वो हमने समरी से स्टार्ट किया था. We discussed summary, then business description, marketing segments, and location segment. 4, I think so, we completed. The rest of elements are there. आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे मैनेजमेंट सेगमेंट इस वक्त आपके सामने है एक एलिमेंट. तो जैसे कि मैनेजमेंट सेगमेंट में आप स्क्रीन पे इस वक्त जो स्लाइड है वो शो हो रही है और इसको मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया है, राइट डाउन किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो नंबर 1 जो है इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मैनेजमेंट सेगमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या रोल है, ये होता क्या है, ये बहुत ब्रीफली आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या करते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि मैनेजमेंट में पोजीशंस की और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है और उनके कैरियर एक्सपीरियंस को और उनके पर्टिकुलर क्या रोल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि ये बिजनेस प्लान है और बिजनेस प्लान में आपने हर सेगमेंट को अपने बिजनेस प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स में आप क्या क्या बिजनेस प्लान में राइट डाउन करोगे, इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ है कि आपने मैनेजमेंट का एक सेगमेंट आपने बिजनेस प्लान में ज़रूर राइट अप करना है. और जब उस सेगमेंट को आप राइट अप करेंगे तो इसमें आप क्या क्या चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे. जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फर्स्ट ये ली हुई है, सुनी हुई है आपने, और या आपने नहीं देखी तो आप जाकर यूट्यूब पे भी इसकी पढ़ी हुई है, ये स्लाइड्स पढ़ी है और आपको ये पूरा मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी उस पर पढ़ा हुआ है. अगर आप वो भी निकाल कर देख लें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी समझ आ जाएंगी कि ये क्या टॉपिक है. लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ बच्चों के लिए जिन्होंने उस दिन अगर नहीं हमें ज्वाइन किया तो आज वो ज्वाइन कर लें. तो बेसिकली ये बिजनेस प्लान है और बिजनेस प्लान में क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी होते हैं. आपने एक राइटअप देना होता है, एक पूरी की पूरी डिटेल अपने बिजनेस को स्टार्ट से पहले आपने पूरा राइटअप प्लान देना होता है. जो राइटअप प्लान है उसकी कुछ सेगमेंट्स हैं और उनमें से हमने फ्यू सेगमेंट्स पहले डिस्कस की, जिसमें से लोकेशन सेगमेंट था, बिजनेस डिस्क्रिप्शन थी, फिर हमने समरी को उसमें देखा था और उसमें मार्केटिंग सेगमेंट को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्यों ज़रूरी होता है. इसी तरह से मैनेजमेंट के सेगमेंट के पे भी एक टॉपिक है कि ये क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या चीज़ है. इसमें पहले एलिमेंट जो है वो यही है, बच्चों बताने वाली बात ये है कि इस सेगमेंट में आपने की पर्सनल चीज़ें जो है वो राइटअप करनी है. की पर्सनल से क्या मुराद है कि जितने भी मेंबर्स आपके बिजनेस में आप उनको हायर करना चाहते हैं, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी क्या पोजीशंस हैं, कौन टॉप मैनेजमेंट पर होगा, कौन मिडिल मैनेजमेंट पर होगा, कौन लोअर मैनेजमेंट पर होगा, बॉटम लाइन मैनेजमेंट पर होगा, और अगर वो लोग होंगे तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट आर देयर पर्टिकुलर रोल्स. तो आपने उनको किस तरीके से, उनके कितना एक्सपीरियंस, किस रैंक पर जब आपने उनको लिया तो उनकी रैंकिंग क्या थी और कितनी क्वालिफिकेशन पर आपने किस पर्सन को रैंक आउट किया, क्या करेंगे आप, क्या क्वालिफिकेशन आप मांग चाहते हैं कि जो है वो आपके सामने उन लोगों की हो, फिर आप उनको फॉलोइंग स्पेस के ऊपर हायरिंग करेंगे. तो ये कंप्लीट एक उनकी सीवी रिपोर्ट भी इस सेगमेंट में आपने मेंशन करनी है और बाकी चीज़ें भी. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये बेसिकली है आपका वो हेरिकरी जो क्लास में हमने डिस्कस की थी. एक ट्राइंगल पैरामिड मैंने आपके सामने बनाया था. मैंने उसमें बताया था कि दीज आर द 3 लेवल्स: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज बॉटम लाइन मैनेजमेंट. उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 3 लेवल्स हो गए. तीनों लेवल्स पर क्या पोजीशंस होंगी, उन पोजीशंस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके क्या क्या रोल होंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस, उनका क्या कैरियर होगा जिस पर आप उनको हायर करेंगे. क्या जिसने क्या पढ़ा होगा उसको आप बॉटम पे रखेंगे, जिसने क्या पढ़ा होगा उसको आपने मिडिल में, यानी कि सिलेक्शन उनकी आपने करनी है. तो लेकिन सिलेक्शन आप कैसे करेंगे,
अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के बारे में आपने पूरी उनकी सीवी रिपोर्ट जो आपने बनानी है, अपने एडवाइजर्स की, अपने कंसल्टेंट की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, उसको जब आप डिटेल में लिखेंगे कि जी मुझे परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर चाहिए और मैनेजर ने एमबीए किया हुआ हो और 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो और उसको मैं फिर हायर करूंगा एज ऑन अ टॉप मैनेजमेंट या ऑन अ मिडल मैनेजमेंट, तो बेसिकली यू आर डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और जब आप ये सारा राइट अप करेंगे तो आप मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर इस चीज को राइट अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। जी कोई और भी मुझे बता दे, किसी और बच्चे को ये क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, अब जो मैम सेकंड आपने एक जी मैम एक जी पर्सोनल के बारे में कुछ आप बता रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आया, वर्ड क्या था वो? बेटा पर्सोनल के बारे में मैं आपको ये बता रही थी ना कि आपने उनकी सीवी, उनकी पोजीशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपने राइट अप करनी है कि आप कितने लोगों को अपने बिजनेस में हायर करेंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, इससे रिलेटेड। अब सेकंड इसमें आ रहा है मैनेज, ओके, मैनेजमेंट टीम एंड क्रिटिकल पर्सोनल। अब इसमें क्या आएगा? इसमें यही आएगा कि उनकी टेक्निकल उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैनेजमेंट टीम कितनी होगी, आप कितने लोगों को हायर करेंगे, क्या आपका बिजनेस में 10 लोग हायर होंगे, 20 लोग हायर होंगे, 15 लोग हायर होंगे, उसमें से 2 को आप टॉप मैनेजमेंट पे रखेंगे या ओनली 1 को टॉप मैनेजमेंट पे रखेंगे, 5 लोगों को आप मिडिल मैनेजमेंट पे रखेंगे और लास्ट में से जो आपके रिमेनिंग है उनको बॉटम लाइन मैनेजमेंट पे रखेंगे। व्हाट इज योर बेसिकली मैनेजमेंट टीम, आपकी टीम होगी क्या और उनकी क्या क्रिटिकल उनकी क्वालिफिकेशन होगी। यानी कि आप टॉप में चाहते हैं तो क्या चाहते हैं कि पीएचडी बंदा हो, आप क्या चाहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा हो, होना तो यही चाहिए, तो उसको आप कहाँ रखेंगे और उसने क्या पढ़ा हुआ हो जो आप उसको मैनेजमेंट टीम में टॉप पे रखेंगे। तो दिस इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर आपकी सारी वो होगी कि आपने उनको किस तरीके से इन्वेस्टर्स को हायर किया है या उनकी क्या उनको हायरिंग जो आपने की है, एक स्ट्रक्चर, उनका पेमेंट, इवन उनकी पेमेंट भी आपने डिस्क्राइब करनी है कि टॉप मैनेजमेंट पर होगा तो आप उनको कितना पे करेंगे, मिडिल पर है तो उनको कितना पे किया जाएगा, लास्ट पर है तो क्या पे करेंगे। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर है एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनल, कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी टीम है उसकी कितनी क्वालिफिकेशन हो, उनका कितना एक्सपीरियंस हो पर्टिकुलर एक जॉब के लिए और उनको क्या टेक्निकली स्किल, उनको क्या क्या आता हो। तो यू हैव टू बी डिस्क्राइब ऑल दीज टर्म्स इन योर रिपोर्ट, फिर उसके मुताबिक आप हायरिंग करेंगे। फिर नंबर 4 पर है ऑनरशिप स्ट्रक्चर एंड कंपनसेशन एग्रीमेंट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा और कंपनसेशन एग्रीमेंट आप उनको कितना देंगे, कितने वर्किंग आवर्स वो आपके साथ काम करेंगे और इतनी जितने वो वर्किंग आवर्स आपके साथ काम करेंगे तो उसके मुताबिक आप उनको कितनी कंपनसेशन उनको देंगे, कितना उनको फी करेंगे, उनको कितना उनको आप उनको जो है पे करोगे। दिस इज योर कंपनसेशन एग्रीमेंट। वो आपका और जो टीम मेंबर है उनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि 2 साल उन्होंने काम किया तो 2 साल अगर वो काम करेंगे तो आप उनको ये सैलरी या ये पैकेज उनको देंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आउटसाइड कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। जाहिर है कि स्टूडेंट आपका बिजनेस है, बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अकेला आप ही सब कुछ हो, उसमें बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपका पार्ट हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आउटसाइड योर बिजनेस है। कंसल्टेंसी आपको जो लोग देते हैं उनको हम कहते हैं कंसल्टेंट, ठीक है। कंसल्टेंसी किस एंगल से? फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी इस एंगल से कि आपको कोई एडवाइजर चाहिए, आपको कोई अपने लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में आपने जाना है तो उसके लिए आपकी बाहर आप देखिए लॉयर्स की कंसल्टेंसी बनी हुई होती है। उन लोगों को आप जब अपने बिजनेस में हायर करते हैं क्योंकि उनसे आप राय लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस के लॉज हैं जो कि आपको नहीं पता होते, तो उन लोगों को जो लॉ के जिन्होंने कंसल्टेंसी ओपन की हुई होती है उनको इसके बारे में बहुत अच्छा पता होता है और वो कंसल्टेंसी अगर आप अपने बिजनेस में हायर करेंगे तो वो आपको गाहे बगाहे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी देंगे और आपको बहुत सारी आपकी डायरेक्शंस आपके पास स्ट्रीमलाइन करेंगे। इसलिए उन कंसल्टेंसी को आपको हायर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उन लोगों को जब आप हायर करते हैं, बुलाते हैं, तो जाहिर है उनकी एक फॉलोइंग, उनकी एक डिमांड होती है, कंपनसेशन देनी पड़ती है, एक फीस उनको देनी पड़ती है। वो भी आपने अपनी मैनेजमेंट सेगमेंट में उनको बताना है और किस कंसल्टेंसी को आपने हायर किया हुआ है और किस मकसद के लिए हायर किया हुआ है आपने
वो करना है। एक तो मैंने आपको लॉ से रिलेटेड बताया कि एक ये कंसल्टेंसी है, दूसरा ये आपके फाइनेंशियल जो आपके प्लान्स हैं या फाइनेंशियल जो आपकी करस्पॉन्डिंग है, क्या आपने किसी बैंक से लोन लेना है या नहीं लेना, या कौन सा बैंक आपको आपको क्या एडवाइस करता है या कितनी आपको राय देता है, या बैंक का क्या रोल है लोन लेने में या आपको कोई एडवाइस देने में, या आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको क्या उसका क्या रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, उसका क्या लिंक है, उसकी भी कंसल्टेंसी बनी हुई होती है, तो उनको भी आपने हायर करना होता है। तो ये सारा आपने क्या कौन सी कंसल्टेंसी आपने हायर की, किस मकसद के लिए आपने हायर की, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी टीम के थे, बाहर के लोग कितने थे, गवर्नमेंट के कितने लोग थे, और कितने एडवाइजर्स हैं जो आपको एडवाइजर्स करते हैं। यानी कि इवन स्टूडेंट जो आप अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, यानी कि जो आप एडवर्टीजमेंट अपनी लगाते हैं, उसमें भी कई एडवाइजर्स होते हैं जो आपको आपके लिए पूरा आपका एडवर्टाइजिंग प्लान बनाते हैं, तरतीब देते हैं, तो उनको भी आपने अपने मैनेजमेंट सेगमेंट में डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो स्क्रीन पर आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल सेगमेंट। ये फाइनेंशियल सेगमेंट ये डिपार्टमेंट होता क्या है, ये फाइनेंशियल सेगमेंट जो है ये आपकी बिजनेस प्लान का वो पोटेंशियल वेलिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन एक प्लान है जो आपको 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है। इसमें जो नंबर 1 है वो है द प्रो परफॉर्मा बैलेंस शीट, नंबर 2 द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर द 3 फाइनेंशियल सेगमेंट्स में ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और बिजनेस में उनका क्या रोल है वो बताना भी बहुत जरूरी है। इसमें जो नंबर 1 है द प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट, स्टूडेंट इसको तो आप प्लीज जरा अपनी नोटबुक के ऊपर रिकॉर्ड करें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर स्क्रीन आपकी स्लाइड में बना लूं, लेकिन स्लाइड में बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है, वो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग सारे इसको नोट डाउन कर लें, तो वो ज्यादा आसान है कि अगर आप नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट प्लीज आप लोग जरा अपना माइक जो है ना सारे स्टूडेंट म्यूट रखें। देखो स्टूडेंट्स ने इसमें चैट में लिखा हुआ है कि हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, तो बच्चों आपको क्या आवाज नहीं आ रही? मैम वो स्लाइड शो नहीं हो रही। जी मैम आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही ना, पहले हो रही थी। यस मैम। जी अब हो रही है। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही इस टाइम। मैम एक्चुअली बाकी स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं ना उनकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आपकी आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा कम आ रही है। स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। वाह आवाज आ रही है मेरी अब। जी मैम अब आ रही है। अच्छा और दूसरा ये कि आपको मैनेजमेंट सेगमेंट क्लियर हुई है? पहली वाली स्लाइड वो शो हुई थी? मैम जो पहले थी ना वो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, जो आपने पहले पढ़ाया वो कुछ भी समझ नहीं आया। पहले वो रिकॉर्ड हो गया, वो फिर आप ना सुन लीजिएगा, ठीक है। हम सेकंड स्लाइड जी पर आ मैम। गए। फाइनेंशियल सेगमेंट है, मैंने आपको बताया इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, द प्रो परफॉर्मा बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो पहला इसमें है द प्रो परफॉर्मा बैलेंस शीट, इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या चीजें होती हैं। प्रो परफॉर्मा मींस इट इज अ प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रो परफॉर्मा का क्या मतलब है? प्रोजेक्टेड, ठीक है। ये कुछ प्रो परफॉर्मा में प्रोजेक्टेड किसको आपने करना होता है? 2 चीजों को आपने करना होता है, एक आपने एसेट्स को और दूसरा आपने अपनी लाइबिलिटीज को प्रोजेक्टेड करना होता है कि व्हाट यू हैव, और आपने किन किन लोगों को अपनी इक्विटी पे करनी है, ये क्या क्या लाइबिलिटीज हैं जो कि आपने लोगों को पे करनी है, और आपके पास कितने एसेट्स हैं। ये पहले तो आपने एक स्टार्टअप पे, ज़ाहिर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टअप आप देते हैं, तो स्टार्टअप पे ये आपको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको स्टार्टअप पे
जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप इसको साथ ही प्लान करें 1 साल के लिए। शुरू में आपने अपने स्टार्टअप को या बैलेंस शीट को आपने 1 साल के लिए प्रिपेयर करना है, और बाद में जब आपका बिजनेस रन करने लग जाए तो हर 3 साल के बाद आपने इस बैलेंस शीट को चेक एंड बैलेंस करना है। ठीक है, तो प्रो परफॉर्मा मीन्स प्रोजेक्टेड योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स का क्या मतलब है? आपका लैंड आपका एसेट है, आपका बिजनेस आपका एसेट है, आपकी कोई गाड़ी है वो एसेट है, आपका कोई घर है वो एसेट है, आपकी कोई शॉप है वो एसेट है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में कितनी में पेमेंट पड़ी हुई है, कितना एसेट, कितने पैसे पड़े हुए, वो सब आपके एसेट है। इसके अलावा अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा कोई आपकी बैंकिंग में कोई आपके वो है पैसे पड़े हुए हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो सब कुछ आपका जो है वो आपका एसेट में कहलाएगा। और लायबिलिटी, एक बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, एक में आप अपने एसेट्स लिखते हैं, दूसरे में अपनी लायबिलिटीज लिखते हैं कि ये मेरे अगर एसेट्स, इतने मेरे एसेट्स हैं जिनसे मैं 1 साल में अपनी पूरी ये लायबिलिटीज पे कर सकता हूँ। लायबिलिटी में मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई थी कि जो चीजें आप अपने बिजनेस में खरीद रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, वो आपकी लायबिलिटी है। आप मटेरियल खरीद रहे हो, बिजनेस में आप फर्नीचर खरीद रहे हो, उनको आपने पे करना है, तो आपके पास इतने एसेट्स हैं कि आप अपने बिजनेस में उन सब चीजों को पे करेंगे। आपने लोगों को हायर किया है, क्या आपने उनको हायरिंग पे, जब आपने उनको हायर किया है तो क्या वाकई आप उनको इतनी सैलरी दे सकते हैं? इतनी लायबिलिटी आपके पास है या इतने लायबल आप हैं? जो बिल्स आप शो करेंगे कि बिल्स आपको, अगर बिल्स इतने आएंगे तो 10 लाख 12 लाख का अगर बिल आ जाता है तो यू इनफ एसेट्स कि आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। तो इस प्रो परफॉर्मा या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में आपने अपने एसेट्स को बताना है। जाहिर है कि स्टार्टअप में आप अपने सारे एसेट्स बता तो देंगे, लेकिन आपको अभी तक अपनी, हो सकता है कोई लायबिलिटी आपसे मिस हो जाए। ठीक है, वो ड्यूरिंग बिजनेस आपको हो सकता है कि इंटर हो जाए ये लायबिलिटी भी कि आपने ले ली, कि एक फर्नीचर आपने एक दफा लिया, हो सकता है फर्नीचर आपको अपने दूसरे मेंबर्स के लिए दोबारा खरीदना पड़े, शुरू में आपने वो नोट ना किया लेकिन बाद में वो आपको याद आ गया हो या आपको जरूरत पड़ गई हो तो आपने उस टाइम पे वो आपने ऐड कर लिया, तो ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हर साल के आखिर पे भी और हर साल के शुरू में भी आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं और आखिर में उस बनाने, जो आपने शुरू में बैलेंस शीट बनाई थी उसके साथ मैचअप भी करती है कि आया आपने चीजें ठीक की हैं या नहीं। तो एक तो ये इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाइबिलिटीज को आप देखते हैं कि मेरे बिल्स वगैरह एक नोट कर लेते हैं, शुरू में एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, एसेट्स तो आपकी इश्योर्ड हैं कि वो आपको पता है कि मेरी ये एसेट्स हैं, लेकिन जो लाइबिलिटीज है वो एक्सपेक्टेड होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं। लेकिन आफ्टर 1 ईयर के बाद फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरी बिजनेस में ये लाइबिलिटीज हैं, ये चीजें इंटर हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइबिलिटीज को नोट डाउन करते हो। एंड में फिर आप मैचअप करते हो, क्या इतनी लाइबिलिटी जितनी आपकी पूरे साल में आपने खर्च अखराजात किए, क्या इतने एसेट्स थे उनके साथ बैलेंस हुआ? ये तो नहीं हुआ कि लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसा सीन तो नहीं क्रिएट हुआ। अगर ये सीन क्रिएट होता तो उससे आपको ये समझाती कि आपका बिजनेस जो है वो क्राइसिस की तरफ जा रहा है, उसको आप इसको लुक आउट करेंगे, व्हाट आर द इनपुट्स, आप क्या देंगे कि आपका बिजनेस जो है वो इन चीजों से बच जाए। फिर इसमें आप अपने जो प्रो परफॉर्मा बैलेंस शीट है, इसमें जैसे आप एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा 2-3 चीजों को और भी देखते हैं कि व्हाट कैपिटल यू हैव, आपके पास सरमाया कितना है, करंट उसकी रेशियो क्या है, वो बढ़ेगा या टर्नओवर हो जाएगा, इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, स्टॉक आपके पास कितने। जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो कोई ऐसी चीजें थी घर में जिनको आपने जिन पे खर्चा ना किया बल्कि अपने घर से उठाया और आपने बिजनेस में पुट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक। कैसी कोई चीजें हैं जिनको आपने शुरू में लिया और बाद में शुरू में खर्चा नहीं किया, वो आपके बिजनेस का पार्ट होगी तो वो आपके लिए स्टॉक हो गया। इसी तरह 1 साल के बाद जो वो चीजें आपके बिजनेस में बच जाती हैं, वो दूसरे साल के लिए आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये कहते हो कि ये मेरा लास्ट ईयर की इन्वेंट्री थी, मेरे लास्ट ईयर का स्टॉक था। कैन यू हेयर मी स्टूडेंट? इट इज अंडरस्टैंडेबल? यस मैम। यस मैम। ओके मैम जो आपने स्टॉक जी, का बताया है मैम, वो ये फर्स्ट वाले पॉइंट में आना है, हाँ जी, हाँ जी, प्रो परफॉर्मा बैलेंस शीट में आना है, बिल्कुल। और वो किस साइड पर आएगा? वो आपकी एसेट्स में आएगा, लायबिलिटीज में नहीं आएगा, एसेट में आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल यानी कि आपका कैपिटल, आपका सरमाया, आपका करंट रेशियो, आपकी इन्वेंट्री, ये सब आपका आएगा उसमें आपके
परफॉर्मा बैलेंस शीट में तो आएगा, लेकिन एसेट की साइड पर आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन इज देयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। दिस इनकम स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट प्रॉफिट यू अर्न, व्हाट लॉस यू सफर। ये आपने इसमें देखना है कि आपकी जो आपने ये फॉरकास्टिंग करनी है। आपने पहले सेल्स की फॉरकास्टिंग करनी है। मैंने आपको बताया ना, स्टार्टअप पे बना रहे हैं, शुरू में पहले साल का बना रहे हैं। जाहिर है आप अपनी बुक राइटिंग करेंगे तो उसमें 1 साल की एस्टिमेट करोगे ना। आप जो बिजनेस प्लान अपना शो करोगे उसमें 1 साल का ही बताओगे ना। 1 साल से ज्यादा तो आप नहीं बिजनेस प्लान में लिख सकते कि मुझे 2 साल के बाद इतना फायदा होगा, 3 साल के बाद मुझे इतना फायदा होगा, नहीं। हम 1 साल का इसमें बताएंगे, खासतौर पे फाइनेंशियल सेगमेंट में, कि 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है। एक आपने फॉरकास्टिंग करनी है, सेल्स फॉरकास्टिंग। जब आप सेल्स फॉरकास्टिंग करेंगे तो उससे आप यानी कि 1 साल में मैंने इतना माल बनाया या इतनी मैंने अपनी चीजें बनाई और उनको मैं इस तरीके से इस प्राइस के ऊपर सेल करूंगा। अगर मैं सेल करूंगा तो ये मेरे एक्सपेंडिचर्स होंगे, मैंने लिस्ट आउट कर लिए अपने एक्सपेंडिचर्स, और ये मेरे उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, ये मेरी प्राइस होगी। मैं उसके हिसाब से इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट आना चाहिए, कहीं लॉस तो नहीं आ रहा। ये बेस्ड आपका इसके ऊपर करता है। फिर जाहिर है कि इनकम स्टेटमेंट में जस्ट आप अपने खर्च जाहिर है कि आप देखेंगे, अपने सेल्स फॉरकास्ट करेंगे तो खर्चे भी आपने नोट करने हैं कि आपने जो मटेरियल लिया उस पर कितनी कॉस्ट आई, जो लेबर आपने हायर की उस पर कितनी कॉस्ट आई, जो सर्विसेज आपने दिए, आपकी कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो जाहिर है उस पर आपने सर्विस भी दी, उस पर कितनी कॉस्ट आई। मैन्युफैक्चरिंग आपने इसमें देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी उस पर कितनी लगी, ये सारा भी आपने उसमें देखना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका कितना हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके लोग हैं, जो लोग आपका माल एक जगह से एक दूसरी जगह लेके जाते हैं, आपके होलसेलर, उनके ऊपर कितना खर्चा आया। जो स्टोरेज आपने की, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को आपने पे किया एडवर्टाइजिंग चलाने में, सैलरीज आपने दी, जो मैंने आपको बताया था आपने लीगल कंसल्टेंसी आपने हायर की, उनको आपने कितना पे किया। जनरल आपके एक्सपेंसेस कितने हुए, यूटिलिटी के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, रेंट के ऊपर, उस पर कितना हुआ, डिस्काउंट्स आपने लोगों को कितने दिए। ये सारा आपका शो होगा इनकम स्टेटमेंट पर, और इससे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकेंगे। तो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू बी डिस्कस, कि ये आपका बताया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। फिर लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या देखते हैं? इसमें आप देखते हैं कि कैश फ्लो आपके पास कितना है। आपने इसमें ये देखा जाता है 1 साल में कहाँ से वो कौन सी वो रास्ते हैं जहां से आपको कैश आपके बिजनेस में आएगा, और कौन सी वो जगह है जहां पर आप अपनी कैश को सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब खर्चा करोगे। प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके कितने होंगे, कितनी आपकी सेल होगी, और कहाँ कहाँ पर आप इन चीजों को खर्च करेंगे। तो ये कैश फ्लो है कि कहाँ से पैसा खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा, और कहाँ कहाँ आप खर्च करोगे। दिस इज व्हाट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल्स यू। तो ये भी आपने एस्टिमेटेड 1 ईयर प्लान में करनी है। मैम कैश फ्लो दोबारा बता दें। जी, मैं आपको अभी टाइम क्योंकि हमारे पास कम है तो मैं चाह रही हूँ मैं गो थ्रू हो जाऊँ आपके सारे पॉइंट से, फिर इंशाल्लाह हम मीटिंग को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स में सारे दोबारा भी सुन लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, नेक्स्ट जो आपको सेगमेंट नजर आ रहा है, दैट इज क्रिटिकल रिस्क सेगमेंट। इसमें हम क्या क्या चीजें शुड बी आइडेंटिफाइड। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल ट्रेंड्स इन द कंट्री। क्या आपको पता है कि कौन से अनफेवरेबल ट्रेंड्स आपकी इंडस्ट्री में आ सकते हैं? जैसे स्टूडेंट आजकल हालात है कि कोरोना का किसी को नहीं पता था, इस ट्रेंड का पता नहीं था, लेकिन अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन आपकी कंट्री में हो जाए तो क्या आपकी इंडस्ट्री में इतनी गुंजाइश है कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाते तो आप उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकते हो। जैसे अब इस वक्त भी फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन आप सबने देखा है कि उन्होंने सारे मेजरमेंट्स लिए हैं, उन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ अपनी इंडस्ट्री को रन किया हुआ है। तो अनफेवरेबल ट्रेंड्स हैं, उनका इफेक्ट भी आया इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को आपने इतना स्मूथ रखना है कि अगर कुछ ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो उनको भी आपने, उन रिस्क्स को भी आपने जरूर सॉर्ट आउट भी करना है, और अपने पैसों में अपनी अपनी इंडस्ट्री में इतनी गुंजाइश जरूर रखनी है। फिर नंबर 2 है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट हैव बीन गॉन ओवर एस्टिमेट। आपने शायद एस्टिमेट की थी कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये जो मेरे एक्सपेंडिचर्स थे वो 10,000 के थे, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकली जब आपने माल वगैरह बनाना शुरू किया, आपने जब अपनी चीजें बनानी शुरू की, देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट
ओनली 20,000, ये आपकी एक्सीड हो गई, एस्टिमेट हो गई, ओवर हो गई, तो क्या इतना स्टॉक है, इतनी एसेट्स हैं कि आप उनको भी पे कर सकते हैं या नहीं। फिर नंबर, या खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की जो है वो डाउन हो गई, एकदम से इन्फ्लेशन आ गई है, या कोई रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं, जैसे पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो रॉ मटेरियल आपके लिए यूज हो रहा है और उस वक्त आपने उसको एस्टिमेट किया था कम कॉस्ट पर, एकदम से उसकी प्राइस राइज होगी, तो अब आपकी प्राइस कम हो गई, तो आपने इतने पैसे क्या रखे हुए हैं कि आप उन चीजों को डिजाइन कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, तो ये डिफिकल्टीज को भी आपने देखना। फिर नंबर थर्ड पर है डिफिकल्टीज ऑफ लॉन्ग लीड टाइम इनकाउंटर्ड व्हेन परचेजिंग पार्ट्स और मटेरियल। क्या कोई मटेरियल या कोई पार्ट आपको नहीं मिल रहा, कोई पार्टिकल आपको ऐसा चाहिए, कोई ऐसा पार्ट है जो बाहर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्या इतनी गुंजाइश है, आपको इन चीजों के बारे में ओवरहेड आपने किया है, ओवरहेड ब्रिज आपने बनाया है कि आपने इतनी सोच अपनी बिजनेस में रखी है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपने ये लॉन्ग टाइम इन चीजों को इनकाउंटर्ड करना है, राइट डाउन करना है कि हाँ अगर फलाना पार्ट मुझे पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, ये वर्कआउट आपने करना है, अगर वहां मोल मुझे तो फिर कहाँ से मिलेगा और किस कंट्री से मुझे फिर कम पैसों पे मिलेगा, ये भी आपने सॉर्ट आउट करना है। फिर अनप्लेन्ड फॉर न्यू कंपटीशन, कि आपने अपने बिजनेस में ये भी देखना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस में अगर इंटर हो जाएं तो उनके साथ आप compete कर सकोगे। आपने अपने बिजनेस में न्यूनेस, इनोवेशन की गुंजाइश रखी है, अगर नए लोग आ जाएं तो आप, नई कंपटीशन हो जाए तो क्या आप ये चीजों को सॉर्ट आउट कर सकेंगे या नहीं। फिर है नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड हो रही है हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी सेगमेंट। हार्वेस्ट जिसे कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू प्लान द ऑर्डरली ट्रांजिशन of the venture as it grows and develop. This is very easy कि आप स्टूडेंट एस्टिमेट करें, हार्वेस्ट करें कि आपने अगले 5 सालों में अपने बिजनेस को कहाँ देखना है। आप एक स्केच आउट कर लें कि आपका बिजनेस जो है वो 5 सालों में कहाँ होगा, किस लेवल तक पहुंचेगा। हार्वेस्टिंग आप कर लें, ग्रो कर लें, स्ट्रेटजीज बना लें कि आपने कुछ अरसे में ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है, तो इसको आप कहते हो हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी सेगमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी बिजनेस अगर इस बात पे डिपेंड करते कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाना है तो ये उसकी हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं है, उसकी चेन बनानी है। कि जैसे आप देखते हो कि जितने भी ये कंपनीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही उठाकर देख लें तो खाली कपड़े नहीं बना रहे, और वो शूज, बैग, मेकअप, पता नहीं क्या क्या कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाई है कि मैं 10 साल के बाद या 12 साल के बाद कहाँ पहुंचूंगा। सेकेंड लास्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है माइलस्टोन शेड्यूल सेगमेंट। इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक टाइम टेबल अपना बना लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ टास्क दे हैव टू बी कंप्लीट। तो उन्होंने 10 सालों में क्या क्या टास्क उन्होंने कंप्लीट करने, वो टास्क की लिस्ट आउट अपने सामने रखेंगे वो कौन कौन से टास्क हैं which they have to be attained. Number 1 is incorporation of the venture, कि वेंचर को आपने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, उसको डेवलप करना है। कंप्लीशन ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जैसे आपको मैंने बताया स्ट्रेटेजी बनाएं, चेन ऑफ कमोडिटीज बनाएं, एक कमोडिटी पे वर्कआउट मत करें, 10 एक बनाएं, 12 एक सोचें कि आपने 10 सालों के बाद बिजनेस को एक प्रोडक्ट पे डील नहीं करना, बहुत सारी चीजों को और इंटर करना है। प्रोटोटाइप्स आप डिजाइन करें। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है कि आप एक मॉडल बनाएं, एक ट्रायल मॉडल बनाएं, एक आपने रूल्स डेवलप किए हुए और उनको फॉलो करें और उनको 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 कोशिश करें उनको कम्पीट करने की। हायरिंग करें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, जो डोर टू डोर पे जाकर लोग आपकी जो बिजनेस है उसको लोगों को हायर करें। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि एक स्टोर नहीं होना चाहिए पूरे एक शहर में। यू हैव इतना आप अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करें कि आज फैसलाबाद में ना हो, लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में भी हो, कराची में भी हो, पिशावर में भी हो, हायरिंग करते जाएं, अपने स्टोर्स बनाते जाएं। एक स्टोर नहीं, नंबर ऑफ स्टोर्स आपने हायरिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हम बहुत सारे अपने एरियाज में देखते हैं कितने बहुत सारे हायरिंग हुई होती है, तो वो क्यों हुई होती है, उन्होंने इस चीज को प्लान आउट किया होता है कि अगले 10 सालों में हमारे 10 स्टोर होने चाहिए पूरी कंट्री में। तो फिर है प्रोडक्ट डिस्प्ले और ट्रेड शो। आप देखते हो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, ट्रेड शो किए जाते हैं ताकि अगर लोग दुकानों पे नहीं आ रहे तो उस ट्रेड शो पर आ जाए और उससे हमारी काफी सारी डिस्काउंट्स निकल जाए। साइन अप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर, आपने और नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी कंपनी में ऐड करते जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर, डीलर, इनको ऐड करते जाना है। सिर्फ ये नहीं कि एक ही आपका होलसेलर हो, बहुत सारे होलसेलर्स भी हो सकते हैं। फिर है प्रोडक्शन क्वांटिटीज एंड मटेरियल। जाहिर है आपकी बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने ऑर्डर लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनानी है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपने रखना है, और जाहिर है कि सारी वो रसीदें आपने इकट्ठी करके रखनी है फर्स्ट ऑर्डर से लेके लास्ट ऑर्डर तक, जितने लोगों के साथ आपकी डीलिंग हुई, चाहे आपने प्राइस ली,
या आपने कोई चीज जितनी भी आपने खरीदी उनके रिसिप्ट्स आपने संभाल के रखे। फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट डिलीवरीज, ये भी आपने रिकॉर्ड करना है कि किसको पहले सेल आउट करना है और किसको डिलीवर करना है। और पेमेंट ऑफ योर फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, जिन जिन लोगों से आपने पेमेंट्स ली है उनको भी रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा आपके लिए नेसेसरी है। फिर लास्ट इसमें है एक चैप्टर आपका अपेंडिक्स और बिब्लियोग्राफी का सेगमेंट है, एक लास्ट आपके बिजनेस प्लान का एक चैप्टर है। ये जरूरी नहीं है, दिस इज एडिशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं कि उसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे आपके बिजनेस में कोई डायग्राम है, कोई आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, ब्लू प्रिंट्स आपने खरीदे हैं, फाइनेंशियल कोई डाटा है, लोगों के टीम मेंबर्स की कोई सीवी है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सपोर्ट मटेरियल है, कहाँ से आपने माल लिया, कहाँ आपने दिया, क्या डीलर का क्या नाम था, कंसल्टेंसी का क्या नाम था, उन लोगों को जब आप अपने बिजनेस में शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को नाम, उनका नाम लिखना, उनका पूरी बिब्लियोग्राफी आपने देनी। वो डाटा आप जब ऐड करोगे अपने बिजनेस में तो वो किस सेक्शन में करोगे, बिब्लियोग्राफी। ओके स्टूडेंट, ये तो आज से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक था।